प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के हिंदी में और हिंदी का जो काव्य खंड का जो हिंदी है उसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं और ये है कर्बक। कर्बक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कवि परिचय के बारे में और उसके बाद इसके अर्थ को देखेंगे। तो चलिए हम लोग कवि परिचय में सबसे पहले कर्बक के कवि कौन है, तो कवि का जो नाम है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है कवि का, तो मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म जो है वो अनुमान लगाया गया है 1492 में। कब? 1492 में। इनका जो निधन हुआ था वो भी अनुमानतः ही है, वो था 1548। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे आ जाए कि जन्म कब हुआ था तो 1492, निधन कब हुआ तो 1548। इसके बाद निवास स्थान की बात करें तो ये भी ऑब्जेक्टिव में बनता है। निवास स्थान इनका कहां है तो जायस कब्र अमेठी, और ये कहां पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम क्या था तो इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। क्या? मलिक शेख ममरेज, जिनको एक और नाम से मलिक राजे अशरफ के नाम से भी जाना जाता है। गुरु का नाम क्या है तो इनके गुरु का नाम है सूफी संत शेख मोइनुद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीर, ये इनके गुरु थे। आगे अगर हम बात करें इनकी वृत्तियों के बारे में तो आरंभ में देखिए, आरंभ में जायस में रहते हुए, आरंभ में ही कहां रहते थे तो आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी और बाद में शेष जीवन फकीरों में। ये बचपन में ही अनाथ हो गए थे, ये बचपन में ही क्या हो गए थे, अनाथ हो गए थे और साधुओं और फकीरों के साथ भटकते हुए इनका बचपन व्यतीत हुआ। यानी कि जो साधु और फकीर है उनके साथ इनका बाकी का जीवन बीता। आगे देखिए लिखा हुआ है कि जायसी कुरूप व काने थे। जायसी कुरूप तो थे ही, इसके अलावा काने भी थे। ठीक है, इसके अलावा चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था। चेचक के कारण क्या हो गया था, इनका जो चेहरा है पूरा बदरूप हो गया था। ठीक है, रूपहीन हो गया था। बाई आंख और कान से वंचित थे, यानी कि बायां कान और आंख इनका दोनों ही खराब था। ठीक है, आगे इनके द्वारा जो कृतियां पद्मावत, कृतियों की बात करें तो पद्मावत याद रखिएगा, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा। ठीक है, इसके अलावा चले तो चित्ररेखा। ठीक है, मसला या मसलनामा आदि प्रमुख है। इनके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती है। तो ये याद रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है पद्मावत से, अखरावट से, आखिरी कलाम, ये सब क्या था, इनका कृतियां था। आगे है जायसी निगुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। जायसी निगुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। अब देखिए, जायसी को प्रेम की पीर, जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा गया है। जायसी को प्रेम की पीर कहा गया है। आगे है जायसी एक सूफी कवि है। जायसी कैसे कवि हैं? सूफी कवि है। आगे दिया हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं। ठीक है, आगे पद्मावत में चित्तौर नरेश, जो पद्मावत है उसमें चित्तौर नरेश, रतन सेन और सिहलदीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। पद्मावती मूवी आपने देखा होगा, उसमें एक राजा और एक रानी की प्रेम कहानी है। तो कौन से राजा? तो चित्तौर नरेश, रतन सेन और सिहलदीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कहानी है, और इसी से ये कर्बक जो है इसको उठाया गया है। आगे देखिए, यहां प्रस्तुत कर्बक क्या लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट। यहां प्रस्तुत कर्बक पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों से लिया गया है। जो कविता हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो जो कर्बक है वो पद्मावत से ही लिया गया है, प्रारंभिक और अंतिम छंदों से लिया गया है। कर्बक कविता अवधी भाषा में लिखी गई है। कर्बक कविता किस भाषा में लिखी गई है तो अवधी भाषा में लिखी गई है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके हम लोग सारांश की बात करें तो सारांश को देखेंगे, लेकिन हम लोग अर्थ को देख लेते हैं कविता पढ़ के कि उसका अर्थ क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग कविता को रीडिंग डालते हैं। चलिए यहाँ पे कविता क्या दिया हुआ है, इस चीज को मैं थोड़ा सा जूम करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो आप अपने किताब को निकाल लीजिएगा और उसमें देखिए लिखा हुआ है, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है, अर्थ हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। यहां पे सबसे शुरू में आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं। किसके अंश हैं? पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नयन, कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि एक नयन के होते हुए भी जायसी गुणी यानी कि गुणवान है, जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। वो क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। तो वही चीज पहले वाले लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? एक नयन
कभी मोहम्मद गुनी सोई भी मोहा जई कभी सुनी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए दूसरा जो है, दूसरा पंक्ति क्या है, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा, जग सुजा एक नैना ही उआ, सुख अस नक्तन महा। यानी कि इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि चांद जैसा भगवान ने हमें इस पृथ्वी पे उतारा है, जैसे चांद में भी दाग होता है उसी तरीके से मेरे अंदर भी दाग है, और जैसे चांद इस दुनिया को प्रकाशित कर रहा है उसी प्रकार से मैं अपने काव्य के प्रकाश से लोगों को प्रकाशित कर रहा हूं। चलिए यहां पे देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। तो इस कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी, फिर भी कवि चंद्रमा की तरह, फिर भी जो कवि है वो चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैलाए रखते हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। इस दुनिया को क्या कर लिया है, तो भली भांति समझ लिया है। यानी कि ये अपने आप को चंद्रमा की तरह बता रहे हैं और अपनी जो तुलना है कर रहे हैं किससे, तो नक्षत्र में जो एक तारा होता है जिस शुक्र तारा को कहते हैं, वैसे ही ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। आगे का जो लाइन है कि जौ लही अंबही डाब ना होई, जौ लही अंबही डाब ना होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम में मंजरी नहीं लगता है तब तक आप लोग देखते होंगे फरवरी मार्च के महीने में मंजरी लगता है और वो मंजरी फूटता है और फूटने के बाद हमें आम के मोजर का सुगंध आता है। वैसे ही ये बोल रहे हैं कि जौ लही अंबही डाब ना होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। क्या कहते हैं, कभी जा रहा है कि कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब, मंजरी जिसको बोलते हैं, नहीं होती है तब तक उसमें सुगंध नहीं आती, तब तक उसमें सुगंध नहीं आएगा। कीन समुद्र पानी जो खारा, आगे बोल रहे हैं कि कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असुज अपारा। ठीक है, समुद्र का पानी खारा है इसीलिए ये आज असुज है। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं, तो कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है इसीलिए ही वो असुज है और अपार है। अगर वो मीठा रहता तो लोग अभी तक उसको समाप्त कर गए रहते, लेकिन खारा है इसीलिए असुज है। जैसे हम कहते हैं ना, तेरा है पर मेरा है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी आग आकाशा। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी आग आकाशा। इसमें कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कवि, तो यहां देखिए कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत है त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। जब तक, कवि क्या कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है जौ लही घड़ी कलंक न पारा, जौ लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। इसमें कवि कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि जब तक घरेड़िया, ठीक है, ये घरेड़िया क्या होता है, तो सोने गलाने वाला पात्र होता है, बर्तन होता है जिसमें सोने को गलाया नहीं जाता, तब तक वह क्या होता है, तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होता। कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि जब तक घरेड़िया सोने गलाने वाला पात्र में सोने को गलाता नहीं तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होता। यानी कि जब तक हम लोग लोहा में भी आप देखते होंगे कि एक होता है कच्चा लोहा, एक होता है पिटवा लोहा। ठीक है, कच्चा लोहा को पीट के उसे आग में तपाकर पिटवा लोहा बनाया जाता है। उसी तरीके से घरेड़िया होता है, इस घरेड़िए में सोने को गलाने पर सोना गलाया नहीं जाएगा तब तक वो पक्का सोना नहीं होगा। आगे देखिए, आगे यहां पे बोला जा रहा है कि एक नैन जस दर्पण और तेही निर्मल भाव, एक नैन जस दर्पण और तेही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाऊ। इसमें कवि कहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की ओर ताका करते हैं। उनके मुख की ओर जो बड़े बड़े गुणवान लोग हैं उनके इसी गुण के कारण इनके मुख की ओर ताका करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, आगे का लाइन है हमारा, मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जोड़ी लाई रक्त कह लेई,
गाढ़ी प्रीति नयन जल्द भेई। ठीक, तो कवि कहते हैं कि जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है, मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ, जिसने भी सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, इस कविता को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। ठीक है, तो इसमें जो कवि कहना चाहते हैं उसे आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, इसके अर्थ को लिखने के लिए एग्जाम में आ जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे का पंक्ति क्या है, अमन जानी कवि अस कीन्हा, मक यह रहे जगत में चिन्हा। कहां सोए रतन सेन अस राजा, कहां सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहां अलाउद्दीन सुल्तानु, कहां राघव जय कीन बखानु। ठीक है, आगे चले तो आगे इसमें लिखा हुआ है, कहां स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। यानी कि प्रस्तुत इस कविता के इस लाइन द्वारा कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरे ना रहने के बाद भी इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही होगी। अब ना वह रतन सेन है, अब वह ना राजा रतन सेन है, और ना वह रूपवती पद्मावती है, ना वह बुद्धिमान सुआ है, सुआ। ठीक है, आगे, और ना राघव चेतन या अलाउद्दीन है। आज इसमें से कोई भी नहीं, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई है। अगर कोई भी अच्छा काम या कृति करते हो आप, तो वो आप रह जाएगा। हर इंसान को एक दिन इस दुनिया से जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज इसमें बताया गया है कि आपकी कृतियां रह जाती है। वैसे ही मैं ये जो कविता लिख रहा हूं, मैं तो रहूंगा नहीं, लेकिन आगे चल के समाज में इस कविता की वजह से मेरा गुणगान किया जाएगा। आगे देखिए, आगे है, धनी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरोना वासु। ठीक है, यहां बोला जा रहा है, कविता में कवि कहना चाहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। समाज में जो उस धन्य है वो व्यक्ति जिसकी कृतियां रह जाती है, जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने पे भी, टूट जाने पे भी उसकी खुशबू रह जाती है, वैसे ही समाज में आपके अच्छे कर्मों की कृतियां रह जाती हैं। आगे चलिए, आगे बोल रहा है कि केई ना जगत जस बेचा, केई ना लीन जस मोल, जो यह पढ़ कहानी हम सवड़े दुई बोल। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि इस संसार में यश ना तो किसी ने बेचा, यश को किसी ने ना बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में याद रखेगा। इस संसार में यश को, शक्तिशाली बलवान या किसी यश को हम ना खरीद सकते हैं, ना वो कोई इंसान उसका मोल लगा सकता है। उसी प्रकार से इस जो कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह क्या कहेगा, हमें दो शब्दों में याद रखेगा कि हाजी मलिक मोहम्मद जैसी ने इस कविता को बड़े ही अच्छे तरीके से लिखा है। तो ये है इस कविता का अर्थ। उम्मीद करते हैं कि इस कविता का अर्थ आपको समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।